बस 3 दिन, जी हां, सिर्फ 3 दिन और काउंटडाउन शुरू हो चुका है। उसके बाद मैदानी इलाकों में ठंड का प्रकोप, ठंड बढ़ने वाली है। कपकपाने और दांतों के किटकिटाने वाली जो सर्दी है, उसका मौसम पसाने वाला है। हुसैन, क्या बात कर रहे हैं आप? दिसंबर के भी 4 दिन बीत गए और सुबह शाम को अगर छोड़ दिया जाए तो दिन में अभी भी गर्मी लगती है। 3 दिन में ऐसा क्या हो जाएगा कि मौसम एकदम से करवट ले लेगा? देखिए ज्योत्सना, मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं कि 3 दिन पहाड़ों पर जोरदार बर्फबारी होगी, बारिश होगी और उसके बाद मौसम बिल्कुल बदल जाएगा। देखिए जैसे आज ऐसा? हमारे स्टूडियो में ये बर्फबारी हो रही ना, इसका असर मैदानी इलाकों पर पड़ेगा। सर्द हवाओं से मैदानी इलाकों में ठंड जो है वो अपना रौद्र रूप लेगी। फिर जिस बात की आप शिकायत कर रही हैं वो नहीं कर पाएंगी कि ठंड नहीं है। फिर तो हुसैन, लोगों को अभी से अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि मौसम सर्द होने से सबसे पहले लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होती है, क्योंकि ठंड में हुई लापरवाही शरीर की बायोलॉजिकल एनर्जी का संतुलन बिगाड़ देती है। ये बायोलॉजिकल एनर्जी क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। ये बायोलॉजिकल एनर्जी है वात, पित्त और कफ, जिन्हें त्रिदोष भी कहते हैं। और अगर ये बिगड़ जाएं तो समझिए बीमार पड़ना तय है। इंसान बीमारियों के चक्रव्यूह में फंस जाता है। एक बीमारी ठीक हुई नहीं कि दूसरा हमला कर देती है। इलाज के बाद बीमारी फिर से लौट कर भी आ जाती है। हाई बीपी, शुगर, ओबेसिटी, थायराइड, सर्दी जुकाम, एसिडिटी, ये सारे जो रोग हैं ना, ये त्रिदोष बैलेंस बिगड़ जाने की वजह से होते हैं। इसको ऐसे समझ लीजिए, जिन लोगों को गैस की प्रॉब्लम होती है, ड्राइनेस रहती है, कमजोरी ज्यादा महसूस कर रहे हैं, उनमें वात बढ़ गया है। और अगर सीने में जलन, एसिडिटी की दिक्कत हो तो समझिए शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है। तो कफ प्रवृत्ति वालों को हर वक्त थकान और शरीर में भारीपन रहता है। आपकी फितरत क्या है, वात, पित्त या कफ, ये समझकर उनका बैलेंस बनाए रखें तो इम्यूनिटी भी मजबूत रहेगी और बीमारियां आपके पास भी नहीं फटकेंगी। और ये सब कुछ मुमकिन है, और मुमकिन है योग और प्राणायाम के जरिए। और उस पे भी अगर आपको साथ मिल जाए स्वामी जी का तो फिर कहने क्या है। योग त्रिदोष को शांत भी करता है और शरीर में एनर्जी भी भरता है। किस योग प्राणायाम से त्रिदोष शांत होगा, ये सब कुछ आज हम स्वामी जी से जानेंगे, क्योंकि सर्दियां पड़ने वाली हैं। जैसे कि हमने शुरुआत में बताया, पहाड़ों का जो असर है वो मैदानी इलाकों में होगा। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। आपको देख के तो लगता नहीं कि सर्दी आने वाली है, लेकिन बहुत बहुत प्रणाम। हमने सर्दी को अपने भीतर समा लिया है। सर्दी के साथ में हमने मैत्री भाव स्थापित कर लिया है। जैसे आपके आँखों को, आपके नाक को, आपके चेहरे को सर्दी नहीं लगती, लगती है कभी? देखो, जिन्होंने टोपा पहन रखा है, सिर पर जैकेट पहन रखी है, स्वेटर पहन रखी है, स्वेटर के अंदर इनर पहन रखा है, उनका भी चेहरा नंगा है। जैसे आपके चेहरे को सर्दी नहीं लगती, हमने चेहरे की तरह अपने पूरे शरीर को सर्दी के साथ उसका साथ में कर दिया है, उसको एकात्म कर दिया है। तो थोड़ा सा ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, और जिनसे बन पाए उनसे सुबह सुबह थोड़ा सूर्य नमस्कार और फिर दंड बैठक लगाओ, ठंड भगाओ, पावर योगा का सेशन रोज हम करते हैं। योग के साथ यजन भी हमने शुरू कर दिया है। हमारे यहाँ ऊपर भी पूज्य स्वामी हमारे नकुल देव जी इस अनुष्ठान में लगे हुए हैं। और देखो, एक तो सारी थेरापियाँ आज हम बताने वाले, रोज घर में जल नीति करो, सूत्र नीति करो, और वो हम यहाँ प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। ये कोई डिमोन्स्ट्रेशन नहीं है, ये प्रदर्शन के लिए नहीं है। योग तो जीवन दर्शन है। जल नीति करें, सूत्र नीति करें, और पित्त के लिए कुंजर क्रिया करें, और कफ के लिए वस्त्र धोती। ये बातें भूल सा गया था जमाना, हमने जड़ों से जोड़ दिया जमाने को। हम कहते हैं जड़ों से जुड़ो, बड़ों से जुड़ो, प्रकृति से जुड़ो, संस्कृति से जुड़ो, स्वस्थ हो जाओ। समदोष समाग्नि समधातु मलक क्रिया प्रसन्नात्म इंद्रिय मनः स्वस्थ्यत्य विधीयते। जिनसे बन पाए ऐसे होले होले ये सूर्य नमस्कार, और फिर एक बार तो पूरा दमखम के साथ ऐसे, पहले धीरे धीरे, बाद में तेजी से ऐसे ये करवा देते दंड बैठक। ये बहुत ज़रूरी है। एक बार सुबह पूरे उत्साह के साथ 10 बार से शुरू करके रोज फिर 5-5, 10-10 बार बढ़ाते जाना। आप 1 महीना में 50-100 तक पहुंच जाएंगे। वैसे तो ये 1 सप्ताह का कार्यक्रम है, लेकिन चलो 1 महीना में ही सही
अब उल्टे लेट जाओ और 100 बार भुजंगासन तो सबको करना है। तो एक तरफ हम यहाँ दंड धोती, पानी पी लिया और टंकी सी चल जाती है। ये बड़ा जोरदार है, लगता है ये हो कैसे रहा है सब कार्यक्रम, बड़ा आश्चर्य लगता है। तो दंड धोती, जल नीति, सूत्र नीति और ये कुंजर क्रिया, वस्त्र धोती, इसमें भी 20-22 फीट का एक कपड़ा खा लेते, निकाल देते अंदर की सारी गंदगी। देखो पित्त के लिए पेठा, लौकी का जूस या सूप, वीट ग्रास, एलोवेरा, शीशम, पीपल, बेल, इसका रस पिलाते हैं, पित्त का बैलेंस हो जाता है। वात के बैलेंस के लिए तो हल्दी, मेथी, सौंठ, मीठी सुरंजान, अश्वगंधा, शतावर, वातारी चूर्ण और एटीएम की सब्जी, एलोवेरा, टर्मरिक, मेथी, मेथी अंकुरित के साथ अब तो ताजी मेथी भी आ गई, मेथी, बथुआ, सरसों, मेथी, बथुआ, सरसों का जो साग है ना वो भी वातनाशक है। और हाँ, कफ के लिए तुलसी, हल्दी, अदरक, पान के पत्ते और वासा पत्र, ये हम अलग अलग जूस पिलाते हैं। ये हम जो है होम रेमेडी भी बताते हैं और रेडीमेड उपाय भी बताते हैं। ऐसे 100 बार से शुरू करके और ऐसे ये सामान्य दंड है और फिर ये मिश्र दंड, ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर जो कर सके। अब तो धीरे धीरे हमारे साथ सब करने लग गए, ऐसे पूरा ताल ठोक करके। लेकिन स्वामी जी कई बार ऐसे भी आप कुछ ऐसी बातें बता देते हैं कि धीरे-धीरे लोग जो है बैठ कर अब- के सोचते रह जाते हैं। तो दर्शक जो इस वक्त बैठे घर में आपको देख रहे हैं वो एक अजीब सी सोच में उलझे हुए हैं। तो पहले तो आप अभ्यास शुरू करिए, स्वामी जी के साथ पूरे अभ्यास करिए और खूब सारा पसीना बहाइए। और उलझे इस बात में थे स्वामी जी कि जिस बात की तरफ लोगों का ध्यान ही नहीं गया कि भाई आदमी ने हर चीज़ को ढाकने का इंतजाम कर लिया, भारी भारी स्वेटर बना लिए, मोजे और भारी भारी लोअर और पैंट्स पहन लिए, पैजामे पहन लिए, लेकिन चेहरा तो कभी ढका ही नहीं और चेहरे को कभी ठंड लगी नहीं। ये वाकई बड़ी कमाल की बात है। और इसी तरीके से शरीर को भी ठंड ना लगे उसका इंतज़ाम किया जा सकता है, इसका रास्ता यहीं से निकलता है। बहरहाल स्वामी जी देखिए, कभी मौसम से जुड़ी बीमारी, तो कभी न्यूट्रिएंट्स की कमी से कोई बीमारी हो जाए, कभी वायरस, कभी फंगस, कभी कोई बैक्टीरिया, कुल मिलाकर सेहत पर कोई ना कोई खतरा मंडराता रहता है। तो बेहतर तरीका तो यही कि शरीर को मजबूत कर लिया जाए। हर मामले में हर हमले से रोकने के लिए अपने शरीर को सक्षम बना लिया जाए और उसका तरीका तो योग के जरिए ही निकलता है। तो त्रिदोष की शांति के उपाय क्या क्या हो सकते हैं और कैसे समझा जाए कि त्रिदोष का जो बैलेंस है वो बिगड़ रहा है? देखो, अक्षम से सक्षम बनना है तो एक तो यह उपाय है दमखम वाला। अब जो इतना दमखम ना लगा सके कुछ तो कोशिश कर रहे, बस भाई। हाँ, इसने अजय ने तो भाई हेपेटाइटिस भी हरा दिया और सारे दंड भी लगा रहे हैं जोरदार अभिनंदन। हाँ, 10 साल से कर रहा है। लोग कहते थे चलो सब भुजंगासन करो, लोग कहते थे कि हेपेटाइटिस, लिवर किडनी फेलियर, हार्ट डिजीज, ट्राइजेबल न्यूरोलॉजिया। और अभी एक बालक बता रहा था 100 ग्राम लेता था। क्या नाम है? ओहो, 100 mg प्रवीण, लंबे और 150 TSH पहुंच गया था। वापस अब 5 पर ले आए, लो 30 गुना बढ़ गया था, 30 गुना। अरे राम, किससे? थायरोइड धनिया के पानी से, उज्जाई से। चल बेटा अब 100 बार ये भुजंगासन और कर ले। और देखो जिनको ज्यादा ठंड लगती है ना, थोड़ा दूध में हल्दी शिलाजीत ले लेना और थोड़ा भाई जुगाड़ है तो केसर और च्यवनप्राश ले लेना। च्यवनप्राश बालकों के लिए, बच्चों को भी बहुत ठंड लगती है, अरे अपनी इम्यूनिटी मजबूत बना लो। देखो भाई, पहले हम गांव में थे ना, तब हमारे पास स्वेटर नहीं थी भाई। स्वेटर गांव में एक के पास ही थी, गांव की मास्टरनी। वो जो है बच्चों को पढ़ाती कम थी, स्वेटर ही बनती रहती थी। तो जो है
पहले गांव में खेस खास गुदड़ी गादड़ी पहन लिया करते। पहले हमारे पास स्वेटर थी नहीं, अब हमें जरूरत नहीं है। क्या क्योंकि बात। आदत ही नहीं पड़ी। जैसी आदत डालोगे शरीर को खाने पीने जीने की, अपने की तो मैंने चेहरे की बात की, अपने गाय भैंस को स्वेटर पहनते हैं, लेकिन स्वामी जी कंबल जानवरों की ओढ़ते जब आप बात करेंगे उनको ठंड नहीं लगती। तो जब कैसे मौसम बदलता ढालोगे? है तो उनके शरीर पर गर्मियों में फर कम होते हैं, सर्दियों में बढ़ने लगते हैं। ये कुदरत का निज़ाम है, लेकिन इंसानी शरीर में तो ऐसा कोई चेंज हो नहीं सकता। देखो देखो, कुदरत के अनुसार चलोगे तो आपके भी जीवन में अपने आप बॉडी अपने आप को एडजस्ट करती है। बॉडी ईज कर लेती है हर चीज़ों के साथ, और डिजीज से बॉडी ऑर्डर में ढाल लेती है। डिसऑर्डर से हम अपने आप में स्वस्थता, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा, अस्वस्थता में नहीं तो चले जाएंगे। तो ये डी-ईज है ना, डिजीज, डिसऑर्डर। ऑर्डर से बाहर गए, एक अनुशासन से, एक प्रकृति के जो भगवान के विधान से, उसके निजाम से बाहर निकले तो भाई अपनी निजता से नीचे आ गए तो बीमारी तो होगी ही। तो देखो आज शुरू में तो पावर योगा करा दिया। अब सब वात पित्त कफ त्रिदोष के लिए 3 चीज़ों का ठीक होना जरूरी है। एक तो पाचन तंत्र, पाचन तंत्र गड़बड़ होता है, पेट गड़बड़ होता है तो सर्दी जुकाम बुखार कफ कोल्ड वात पित्त कफ त्रिदोष गड़बड़ होते हैं। जब फेफड़ा श्वसन तंत्र, इधर ये पाचन तंत्र, दूसरा श्वसन तंत्र, इन 2 का स्वस्थ रहना जरूरी, इसलिए रोज ये करवा देते हैं हम। एक तो बटरफ्लाई और एक ये, दूसरा श्वसन तंत्र। अच्छा स्वामी जी, और तीसरा है मस्तिष्क तंत्र। गुड़ की तासीर क्या गर्म होती है? जी मेरे भाई, क्योंकि सर्दियों में गुड़ की चीजों की बड़ी बहार आ जाती है। गुड़ की तासीर गर्म होती है, गन्ने की तासीर ठंडी होती है। लो ये मीठा गन्ना धन्यवाद कर कैसा रहे हैं होता क्या है? आप? जी। ठंडा। और गन्ने को ही पका के बना दिया, गुड़ कैसा हो गया? गर्म। और जो है उसकी गर्मा गर्म चिक्की खाओ। स्वामी जी, उसमें तिल, ये मीठा उसमें तोहफा आया है, मूंगफली। हमारे गुरुदेव ने तिल भिजवाया है, तिल मूंगफली तो पुरानी बात होगी, बादाम अखरोट। तो उनका भी शुक्रिया हम अच्छा सोच रहे। आपने को मिल गया प्रसाद इसलिए आपने। बहुत शुक्रिया स्वामी जी। शुक्रिया स्वामी जी। तभी गुड़ याद आ गया। थैंक यू, धन्यवाद। हाँ, गुड़ जो है ये भी बड़ा अच्छा होता है। गुड़ 1 डली खानी चाहिए। और हाँ, जिनको बहुत ठंड लगती है ना, ये देखो गर्मा गर्म आ गया लहसुन। वैसे हम साधु लोग हैं, लहसुन खाते नहीं। वैसे लहसुन और प्याज के बारे में ना बड़ी भ्रामक बातें फैला रखी है, गलत चीज से पैदा हुए हैं ये। अरे हर जो धरती पर वनस्पति औषधि है सब भगवान ने पैदा किया, कोई शैतान ने पैदा नहीं की। इसको गाय के घी में भून लेते हैं। किसमें? गाय के घी में। तो दुर्गंध, तामसिकता और इसकी तीक्ष्णता, बड़ा तीखा होता है, ऐसे नहीं खा सकते। देखो जैसे मैं खा रहा हूं, ऐसे नहीं खा सकते उसको। 5 तो 10 कली। तीक्ष्णता, उष्णता, तमोगुण और सारा इसका दुष्प्रभाव खत्म। ठंड गायब, कफ कोल्ड गायब। स्वामी जी पहले वात 5 के लिए गायब। मैं खा रहा था, आजकल घटा के पत्नी ने 2 कर दिए। कह रही बहुत महंगा हो गया है। अरे 10 खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है स्वामी जी। देखिए स्वामी जी, 20 त्रिदोष, ये 20 खाती है बहन जी। स्वामी जी त्रिदोष इम्बैलेंस होने का पता चल जाए तो वात पित्त कफ को बैलेंस करने के लिए रोजाना जो है फिर अभ्यास कितनी देर के लिए जरूरी है, और कौन कौन से अभ्यास, किस किस चीज का जो वात है तो कौन सा अभ्यास है, पित्त का बैलेंस बिगड़ा तो कौन सा अभ्यास करना है, कफ का बैलेंस बिगड़ा तो कौन सा अभ्यास करना है, और कितनी देर करना है, अलग अलग करके जरा बताइए स्वामी जी। वात का बैलेंस ठीक करना है
तो गोमुख आसन के साथ मूल बंद लगाए। मूल बंद उड्डयन बंद से ना, देखो ऐसे, और गोमुखासन से वात का बैलेंस बनेगा। मंडूकासन भी ऐसे ही, मंडूकासन मूल बंद उड्डयन बंद के साथ ऐसे, ये वात के लिए मंडूकासन और पवन मुक्तासन के साथ कपालभाति करो, ऐसे। तो वात का बैलेंस। कफ के बैलेंस के लिए भस्त्रिका प्राणायाम के साथ जॉगिंग करो, सूर्य नमस्कार करो, दौड़ लगाओ या भस्त्रिका प्राणायाम वेग पूर्वक कर लो, और उससे वात के साथ कफ का बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि जितना रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका स्ट्रेंथन होगा, जितना लंबा श्वास आप लेंगे ना, ऐसे 2400 किलोमीटर लंबा आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक, एकदम फर्स्ट क्लास। भस्त्रिका केवल बैठे बैठे नहीं, ऐसे स्थित कोणासन के साथ, चक्की आसन के साथ, अर्धलासन पाद वृत्तासन के साथ चलते हुए दौड़ते हुए भस्त्रिका करो, इससे कफ का बैलेंस रहेगा। और अनुलोम विलोम वात पित्त कफ त्रिदोष का बैलेंस करता है। करो 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 ऐसे, ये बड़ा अच्छा कर रहे हैं सब लोग। हाँ, लोग भी अच्छा कर रहे हैं, और हरियाणा की भाषा में बोले तो लगैया भी ठीक कर रही लो, लंबे लंबे श्वास ऐसे 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 हम हंसी खुशी से करवाते ये। और पित्त के बैलेंस के लिए एक तो है शीतली, एक है शीतकारी। जिह्वा बाहर निकाली और देखो मुंह खोल के रखा है, अंदर भरा, एक दांत के पीछे जीभ लगाई, इससे पित्त का बैलेंस होगा। एक बाएं से श्वास को लिया, ये ठंडा प्राणायाम है। बाएं स्वर क्या ठंडा, तो 3 तो ठंड के लिए बता दिए, पित्त के लिए। अब राइट से लो, लेफ्ट से छोड़ो, ये कफ के लिए सूर्य भेदी। बार बार दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना, दाएं से लिया, बाएं से छोड़ा, बार बार दाएं से लिया, बाएं से छोड़ा, सूर्य भेदी। इससे कफ बैलेंस हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, ये सब ठीक होगा। अनुलोम विलोम वात पित्त कफ त्रिदोष को भी, और पूरे नाड़ीगत वात, पूरे शरीर में फाइब्रोमाइल्जिया, पूरे शरीर में अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, पूरे शरीर वात पूरे शरीर में फैलता है। यूँ तो देखो, वात तो पूरे शरीर में, जोड़ों में दर्द होता है, पूरे शरीर में फैलता है। कफ लोग व्यक्ति को लगता है यही ज़्यादा रहता है, और पित्त ऐसा लगता है कि वो पित्ताशय में बढ़ता है, एसिडिटी के रूप में बाहर निकलता है, पाइल्स के रूप में। पूरे शरीर में पित्त भी फैलता है। जब शरीर में सारे में से गर्मी निकलने लगती है, फोड़े फुंसियाँ हो जाते हैं, स्किन डिजीज होता है, पित्त के कारण होते हैं। जैसे वात पूरे शरीर में दर्द आदि करता है, फिर उसके SLE, MS, ANA, इवन HLV27 फाइब्रोमाइल्जिया, पूरे शरीर में दर्दें होने लगती। ऐसे ही जब शरीर मोटा हो तो एक कफ के कारण से मोटा हो रहा है। पूरा शरीर मोटा हो रहा है कफ के कारण से, पूरा शरीर मोटा हो रहा है, पूरे शरीर में गांठें हैं, पूरे शरीर में भारीपन है, तन मन भारी है, कुछ करने का मन नहीं कर, प्रमाद है, ये कफ के कारण से। इन्फ्लेमेशन, तो इसके लिए 2 तो बैठ के बताए थे, एक तो ये और एक ये, और 3 लेट करके। चलो सब उधर पैर करो और लेट मतलब करके ये स्वामी करो। जी, जिन लंबे लोगों लंबे श्वास को भरो। पूरे शरीर में वजन बढ़ रहा है, पूरे शरीर में गांठें हैं, प्रमाद बढ़ रहा है, ये सब, और जो है व्यक्ति का मन बहुत भारी रहता है, कंफ्यूजन्स, गफलत, बहुत उथल पुथल, आपाधापी मची हुई है, ये कफ के कारण से है। और मन बहुत चंचल है। मन देखो, तन के साथ मन पर भी असर आता है। मन में प्रमाद है तो कफ बढ़ा हुआ है, और मन में चंचलता है, वासनाओं की आग लगी पड़ी है तो पित्त बढ़ा हुआ है, क्रोध है, पित्त बढ़ा हुआ है। और ये जो है एकदम आदमी ठंडा पड़ा हुआ है, गांव की भाषा में बोलते हैं ना, ये आदमी तो बड़ा सीला है, तो उसका क्या बढ़ गया, उसका जो है लंबे लंबे श्वास, ऐसे बोले रे इसके तो पित्त कम हो गया,
कम हो गया तो आदमी पूरा ठंडा पड़ गया, सीढ़ा पड़ गया, ज़्यादा हो गया तो उबलने लगा। तो वात पित्त कफ का असर हमारे कार्यों पर, हमारे निर्णयों पर, हमारे तन के साथ मन पर भी पड़ता है। स्वामी जी, एक चीज लोग अक्सर, जो पुराने लोग हैं, वो कुछ कहते कह रही हैं थी ज्योत्सना जी। जी। कि तेजाब बहुत बन रहा है। स्वामी जी, तो ये एसिडिटी ही है या कोई और चीज होती है? तेजाब बहुत बन रहा है, यहाँ पर बहुत भारीपन हो रहा है। और क्या ये पित्त से जुड़ा ये हुआ है? तेजाब, हाँ, ये पित्त की वृद्धि है जी। हाँ देखो, अब ये प्रकृति से ही जुड़ा हुआ है। पित्त की प्रकृति बढ़ती है तो एक तो आंखें लाल हो जाती है, बीपी भी बढ़ जाता है। हाँ, बीपी बढ़ता है तो पित्त के कारण से, इसलिए हम उसमें लौकी का, पेठे का जूस से लेकर के शीशम, पीपल, बेल के प्रयोग से लेकर के उसमें कामदोधा, मोती पिष्टी के प्रयोग करवाते हैं। और मुक्तावटी, या वो जिसमें भी मोती पिष्टी से नाम उसका मुक्तावती, और उसमें बीपी ग्रिट का प्रयोग करवाते हैं। पित्त का प्रशमन करने के लिए सबसे बेस्ट तो है लौकी, पेठा और एलोवेरा। एलोवेरा वात का भी प्रशमन करता है। उसमें एलोवेरा को गर्म पानी में उबालते हैं, गर्म पानी में उबलते हुए पानी में डाल के पीते हैं तो उससे पित्त का प्रशमन होता है। एलोवेरा का लड्डू, एलोवेरा का मेथी का लड्डू बना करके खाते हैं। एलोवेरा, जब घी के अंदर एलोवेरा को पका लो, अथवा जब एलोवेरा को पका करके और उसी में फिर गोंद भून करके एलोवेरा गोंद और उसमें थोड़ी मेथी और डाल दो, वात का प्रशमन हो जाएगा। तो एलोवेरा वीट ग्रास, एलोवेरा, पेठा, शीशम, पीपल, बेल, ये पित्त का प्रशमन करते। ऐवी पत्ती कर चूर्ण 100 ग्राम 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति मिला करके ले लो, 2-2, 3-3 ग्राम सुबह शाम। और काम दुधा और मुक्ता पिष्टी, काम दुधा बड़ा ज़बरदस्त है और मोती पिष्टी बड़ा ज़बरदस्त है। वैसे तो सूत सेकर रस भी देते हैं, अब ये सूत सेकर रस आदि कम मिलने लग गए, वैसे ये भी अच्छे होते हैं। इसमें पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन पाचन को सुधारने में अच्छी भूमिका निभाते हैं। और फिर मंडूकासन, योग मुद्रासन भी अच्छे होते हैं। तो पित्त के ठीक है प्रशमन सर। के लिए, पाचन तंत्र अच्छा रहे, इसके लिए खाली पेट लिवोग्रिड खाने के बाद हीवामृत। स्वामी जी, मैं ये कह रही थी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कराते हैं, कटी स्नान भी कराते हैं। जो ये शिकायत करते हैं कि उन्हें हवा पानी भी लग रहा है। तो अगर ऐसे कोई लोग हैं तो उन्हें अपना त्रिदोष चेक कर लेना चाहिए कि कहीं वो इम्बैलेंस तो नहीं हो गया है। बायोलॉजिकल एनर्जीज की लगातार हम बात कर रहे हैं और शरीर में ये एनर्जीज हमें हेल्दी रखने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। और जब भी इनका बैलेंस बिगड़ता है तो इम्यूनिटी भी कमज़ोर होती है, बीमारियां एक के बाद एक शरीर में घर करने लगती हैं। और ये परेशानी कभी वात के बिगड़ने से, तो कभी पित्त, तो कभी कफ के बिगड़ने से होती है। तो सबसे पहले वात के बिगड़ने से होने वाली परेशानी और उस परेशानी को दूर करने के उपाय स्वामी जी ये समझा दीजिए। हाँ देखो, अभी तो हमने पित्त के बताए, कफ के बताते हैं, वात के बताते हैं। तो कफ का लास्ट में रखेंगे, उस समय फिर रामबाण भी चलेंगे तो उधर और पूरा लेकर के जाएंगे उसमें, क्योंकि हमने जैसे शुरू में बताया था, तुलसी, हल्दी, अदरक, पान और वासा। वासा सब जगह मिल जाता है, बनफसा थोड़ा ये बड़े ठंड के एरियो में होता है। तो ये काला भाषा, सफ़ेद भाषा, बहुत तरह के भाषा होते हैं और इसके बारे में लास्ट में बताएंगे। वात का पहले बताते हैं। हल्दी, मेथी, सौंठ सबके घर में पाउडर करके खा लें। पुरुषों के लिए अश्वगंधा, माताओं के लिए शतावर रोज़ खा लें, कभी ज़िंदगी में वात दोष नहीं बिगड़े। माताओं के लिए दशमूल क्वाथ या दशमूल अरिष्ट बचपन से ही बच्चों को पिलाते थे। पीरियड से लेकर के, माहवारी से लेकर के, पीरियड बंद होने में मेनोपॉज से लेकर के, हार्मोनल इम्बैलेंसेस से लेकर के, इनफर्टिलिटी और तमाम तरह के जो है हार्मोनल प्रॉब्लम, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, इनफर्टिलिटी, ये तमाम उपद्रवों से माताएं बहनें बच जाया करती थी। 10 मूल वात को भी नियंत्रित करता है। 10 मूल की, अरेंड मूल की और एक पीड़ांतर वात बताते हैं, उसकी बस्ती भी देते हैं। बस्ती वात हराणाम नस्य जल नीति, सूत्र नीति के साथ ये जो हम डालते हैं ना, अणु तेल, ज्योतिष्मती तेल, बादाम, रोगन, सरसों का तेल, ये कफा हराणाम, और कुंजर ये पित्त के हरण के लिए, ये जो छोटी छोटी क्रियाएं। खैर, तो हल्दी, मेथी, सौंठ के अलावा 100 ग्राम एलोवेरा, ये जो एलोवेरा हम रोज़ रखते हैं अपने यहाँ, एलोवेरा बड़ा ज़बरदस्त है।
एलोवेरा 100 ग्राम इसका पल्प ले लेते हैं, उसको तरीका बताया हुआ है कई बार हमने उसको ठीक से काटने का। और उसके अंदर 50 ग्राम अंकुरित मेथी ले लें, मेथी का पानी भी पी लें, अभी सर्दी आ गई तो थोड़ा गुनगुना पी लें, अंकुरित मेथी। और मेथी के पत्ते और ले लें, मेथी का पत्ते भी आज हमने यहाँ पर रखे हुए, मेथी और अंकुरित मेथी के पत्ते भी है, दोनों ये रखे हुए हैं। और हल्दी इसके अंदर 10 से 20 ग्राम, और गाय के घी में 1 चम्मच गाय का घी, उसमें छोंक लो थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा से वो जो है बंधानी हींग, बड़ा अच्छा। और इससे वात पूरा खत्म। और हाँ, रेडीमेड में पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड, योगराज महायोगराज गूगल, अंदर से हड्डियाँ कमजोर है तो दूध में हल्दी शिलाजीत पका करके और लाक्षादी गूगल ले लो, ऐसे हड्डियाँ फौलादी हो जाएंगी। हमारी हड्डियाँ फौलादी किससे? हमने तो भाई गूंद के लड्डू खा रखे बचपन में, और बाजरे की रोटी, बासी रोटी खाया करते। सुबह माँ अपने दार दूध का खेत का ठाण का काम करेंगे, माँ माने गर्म गर्म फल के खिलावे तो बासी रोटी, दही, एकदम कतलीदार दही बनता है, सर्दियों में बढ़िया दही जमता है। और भाई उसमें मक्खन खाया करते, बाजरे की रोटी, मक्खन और गोंद के लड्डू। एक गोंद का लड्डू खाए तो दिन भर गर्मी रहती थी, उसकी सर्दी लगती नहीं थी। और हड्डी ऐसी बन गई हमारी, पूरा 25 लाख किलोमीटर घुमाओ तब भी जो है हड्डियाँ कहीं से कोई टूट फूट नहीं हुई। ये है महिमा गोंद के लड्डू की। तो गोंद के लड्डू अपने घर में बनाना, उसको अभी एक दिन रामबाण में गोंद के लड्डू में बताएंगे, पहले कई बार बताया। फिर तेज गर्म करके घी को उसमें डालो, 2 सेकंड के अंदर, अधिकतम 5 सेकंड के अंदर गोंद ऊपर, और उसको फिर आटा भून करके थोड़ा गुड़ शक्कर मिला करके या ड्राई फ्रूट मिला करके, अखरोट और बादाम और मुनक्का, खजूर, अंजीर मिला लो, जरूरी है चीनी डाल करके लड्डू बनाते हैं। तेरी ये चीनी में खाली जो है मीठे के अलावा कोई गुण नहीं होते। चीनी देह के लिए और चीनी देश के लिए बड़े खतरनाक है इनसे बचो। खैर, अब तो स्वामी जी मामला गोंद ठीक के हो गया लड्डू, ये बात रोगों की दवाई बता रहा था। गांव के लोग तो कहते पापा जी 2-4 ऐसे फार्मूले और बता दे। हाँ बढ़िया, अपना गोंद के लड्डू खानों को मिलेंगे, सेहत भी बढ़ेगी, दवाई की दवाई और सेहत भी और बढ़ेगी। स्वाद का स्वाद, जायके का जायका। अच्छा स्वामी जी, बहुत सारे लोग इस उलझन में उलझे हुए हैं कि अगर उनका वात बिगड़ गया है तो चलिए पित्त और कफ बैलेंस होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर 2 चीजें बिगड़ गई तो शायद तीसरा चीज ठीक हो। अच्छा, क्या यह मुमकिन है कि किसी का तीनों बिगड़ जाए एक साथ, किसी का 2 बिगड़ जाए एक साथ, और किसी का तीनों एक साथ बिगड़ गया तो कैसे शांत करना है? कहीं आपस में योगाभ्यास एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं करेंगे, एक दूसरे का झगड़ा तो नहीं है? आपने एकदम जटिल बात पूछी है। कुछ लोग ऐसी उलझनों में उलझ जाते हैं। तो देखो, कई बार वात रोगों की दवाई की और वो गर्म पड़ी, उससे पित्त बढ़ गया, पित्त बढ़ गया, फिर पित्त के लिए दवाई की तो बता लगा कफ भी बढ़ गया उससे ऐसे भी होता है। तो इसलिए हम कहते भाई वात में एलोवेरा लो तो पित्त भी नहीं बढ़ेगा और कफ भी नहीं बढ़ेगा। गर्म पानी में, तेज गर्म पानी में एलोवेरा लो। और जब कफ बढ़ा हुआ हो तो उसमें बहुत तीक्ष्ण दवाई ना खाओ, जो है हल्दी, अदरक, तुलसी, थोड़ा लौंग, थोड़ा पुदीना, थोड़ा काली मिर्च, पानी में तेज गर्म पानी में एक बार उबाल दो और बाद में पानी में भर के रख दो, दिन भर वो पानी पीते रहो। या थोड़ा मुलेठी दालचीनी का पानी पी लो, उससे कफ का प्रशमन हो जाएगा, पित्त नहीं बढ़ेगा और वात भी नहीं बढ़ेगा। ऐसे ही जब पित्त का प्रशमन करना हो तो पित्त के लिए ज़्यादा ठंडी चीज़ें ना ले। पता लगा आपने लौकी का जूस पिया और पता लगा छाती जाम हो गई, शरीर में दर्द बढ़ गए, तो सर्दी में जूस नहीं पीना, सूप पियो। तो ऐसे समझदारी से काम लेना पड़ेगा। और जब त्रिदोष बढ़ जाए तब क्या करें? तो भस्त्रिका, कपालभाति, तीनों कर लो। वात पित्त कफ तीनों बैलेंस हो जाएंगे। और गिलोय त्रिदोष को बैलेंस करती है। लो, गिलोय त्रिदोष को बैलेंस करती है। और ये स्वामी जी एलोवेरा अगर किसी ने, त्रिदोष को बैलेंस करता है। स्वामी जी अगर किसी ने एलोवेरा अभी बिल्कुल नया शुरू किया है, मेरे पहली भाई। बार ले रहा है कोई, तो क्या इससे लूज मोशन की शिकायत हो सकती है क्या?
किसी किसी को हो सकती है, बाकी एलोवेरा पाचन तंत्र को रेगुलेट करता है। किसी को पहले से ही कोलाइटिस है, उसको थोड़ी सी दिक्कत होती है, फिर भी 2 चम्मच से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। तेज़ गर्म पानी में पिलाते हैं तो जिनको एलोवेरा और ये आंवला तो कब्ज़ दूर होता है, तो 1-2 चम्मच से शुरू करना चाहिए। तो फिर ये लोगों के लिए नाजुक हो गई है प्रकृति, बड़े नाजुक से लोग हो गए, बड़े संवेदनशील, तन से भी मन से भी। कैसा होना चाहिए व्यक्ति को? एकदम रफ टफ बोलते हैं ना, कोई असर नहीं हो रहा है सर्दी का, न गर्मी का। किसी ने गाड़ी दे दी, किसी ने मान कर दिया, किसी ने अपमान कर दिया है, बोले ये मस्त बोला है, अल्लड़पना, बोले एकदम अल्लड़ आदमी है, इसका कोई असर नहीं। किसी ने गाड़ी गाँव दे दी की तो भाषा स्वामी में जी बोले खुश तो हो बड़ा जाएंगे लोग। बोलड़ है। गलत सुन लिया आपने। नहीं, जो मैंने सुनना चाहा वही सुना। स्वामी जी, तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप उस लेवल पर पहुंचे कि आपके शरीर पर सर्दियों का असर ना हो, गर्मी का असर ना हो, स्वामी जी जाकर के माइनस टेम्परेचर में ऐसे ही योग अभ्यास करते हैं जैसे आपको अभी नजर आ रहा है। तो उसके लिए ज़रूरत इस बात की कि आप अपना अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाइए। तो 5 आसन तो डेली करने चाहिए। तो बीच में फ़ोन कट गया था, अब वापस जुड़ गया मेरे भाई। ये तो रोज़ कर लेने चाहिए। स्वामी जी देखिए, वात पित्त कफ बैलेंस करने के साथ साथ ठंड में सर्दी खांसी जुकाम और कुछ सीजनल परेशानियां हैं, वो भी आदमी को जकड़ लेती हैं। अब इनमें क्या आयुर्वेदिक तरीका अपनाया जाए, ज़रा ये भी बताइए कि जो कॉमन सी परेशानी है कोल्ड कफ की, इसके लिए आप जब आपके पास कोई अभी आता तो आप पित्त उससे का सबसे बताया पहले था, क्या देते हैं? वो वात का बता दिया। अब कफ का, कफ जब थोड़ा बढ़ता है तो सर्दी जुकाम होती, ज़्यादा बढ़ता है तो फिर श्वास दबाव खड़ने लगता है, और ज़्यादा लंबा टिक जाता है तो ब्रोंकाइटिस हो जाता है, फिर साइनोसाइटिस, फिर वो जो है ना फाइब्रोमाइल्जिया अंदर से ना, सॉरी लंग फाइब्रोसिस, फिर लंग चेंज करने की बात आ जाती है, फिर टीबी और लंग कैंसर में तब्दील हो जाता है कफ। लो, ये है एक के बाद दूसरा इसका स्टेज। तो क्या करना है? जैसे ही सर्दी जुकाम कफ कोल्ड बढ़े, तुरंत अणुते नाक में डालो, और जो है उबला हुआ सेव, उबला हुआ अमरूद, चना, खजूर, इतना ही खाओ। आज अभी सुबह सुबह हमारी एक माता कृष्णा का बालक आया और मेरे पास 5 किलो खजूर लाया, क्योंकि उनको पता है मैं डेट खाता हूँ। कितना? 1-2, नहीं तो ज़्यादा डेट खाओ, वेट बढ़ाओ। जो अंडर वेट है उनके लिए भी अच्छा है। तो मैं कह रहा था, देखो जो है जैसे ही बढ़े कफ, पहले ही घुस से ही बाहर निकालो, बाहर खदेड़ दो, नस्से करो, फिर सीतोपलादी त्रिकुटा स्वासारी पाउडर शहद के साथ ले लो, नहीं तो स्वासारी क्वाथ, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी अवले, स्वासारी वटे, स्वासारी गोंड, स्वासारी के कई अवतार दिए हमने। और ब्रोनकोम तो इतना अच्छा है, किसी किसी की कफ की प्रकृति हो गई, सर्दी जुकाम भी होगा और पित्त भी है साथ में, ब्रोनकोम और कंठामृत चूस लो, एकदम सर्दी जुकाम नॉर्मल। और देखो जो अभी मैंने बताया ना, ये जो है उबला हुआ सेव, उबला हुआ अमरूद, उससे फिर वो भी नहीं बढ़ता, पित्त भी नहीं बढ़ता, पाचन भी अच्छा रहता। नहीं तो ज़्यादातर कफ कोल्ड की दवाई आयुर्वेद की भी खाओ या एलोपैथी के एंटीबायोटिक्स खाओ, स्टीरॉयड लो, उससे पूरा हाजमा सब गड़बड़ हो जाता है। ब्रोनकोम और कंठामृत ज़बरदस्त है। ये ब्रोनकोम और कंठामृत, ये दो तो इतनी ज़बरदस्त है। मैं 1-2 ब्रोनकोम ऐसे ही और 1-2 कंठामृत सुबह ही अपने मुंह में डाल लेता हूँ, और क्योंकि कई किलोमीटर ठंड में दौड़ लगाता हूँ और ज़रा सा भी ठंड का असर नहीं होता। हाँ, ये ब्रोनकोम और ये कंठामृत, ये बड़ी ज़बरदस्त है। ये ऐसे इसको चूस लो। और ये तो मैं कहूँगा सभी एंकर्स को भी, रजत शर्मा जी जैसे अपने ऑफिस में ही रखते हैं, कंठामृत और ब्रोनकोम मुंह में चूस लो, ए साहब एकदम फर्स्ट क्लास। सारे टीवी न्यूज एंकर्स
नहीं तो बीच में खांसी आएगी और दूसरी ब्रेकिंग बन जाएगी न्यूज़ पढ़ते पढ़ते। हाँ? और ना भी हो तो भी पहले से खाते रहो, होगी ही नहीं। ये तो आपने इलाज पूछा, मैं प्रिवेंशन बताता हूँ। रोज 1-2 कंठामृत और 1-2 ब्रोनकोम चूस लो, कभी सर्दी जुकाम होगा ही नहीं। और इम्यूनिटी लो है तो थोड़ा क्या कर लो, इम्यूनोग्रेट ले लो। रोज 1-2 कली से लेके 5 कली तक ये लहसुन खा लो, कभी वात रोग होगा ही नहीं। और रोज एक बार, अरे थोड़ी सब्जी, इतने आड़ कबाड़ खाते हो, लौकी की सब्जी, लौकी का सूप या लौकी का जूस एक बार पी लो। रोज रहे तो सप्ताह में 2-3 बार, अरे एक बार भी सप्ताह में खा लिया लौकी का तो पित्त नहीं बढ़ेगा। स्वामी जी, इसको थोड़ा सा और बता दिया, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। स्वामी जी, थोड़ा सा और इसको स्पेसिफाइड करते हैं। हमने आपसे हमेशा ये बात जानी है, सुना है कि अगर इम्यूनिटी मजबूत है तो 100 बीमारियों को आप मात दे सकते हैं। तो स्वामी जी, योगाभ्यास तो आपने काफ़ी करवा दिया है और अभी जारी भी है, लेकिन ज़रा ये बताइए कि सर्दियां शुरू होने के बाद लोगों को अपने खाने की थाली में क्या क्या बदलाव कर लेना चाहिए। बाजार में तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन जो थाली में हो, जो शरीर को मजबूत इतना कर दे कि शाम सीजनल के बीमारी से समय बचा रहे। अमरूद नहीं खाना, शाम के समय सीताफल नहीं खाना, ठंडे फ्रूट्स नहीं खाना। और शाम के समय फ्रूट्स में आप खा सकते हो उबला हुआ सेव, उबला हुआ अमरूद खा सकते हो। शाम के समय पपीता खा सकते हो, अनार खा सकते हो, खजूर खाओ। और ड्राई फ्रूट्स बिना भिगोए ऐसे धीरे धीरे चबा चबा करके खाओ। रात के समय दही छाछ नहीं खाना। और सर्दियों के समय लौकी का जूस नहीं, लौकी का सूप या लौकी की सब्जी खाना। रात को दही छाछ नहीं, सुबह सुबह दही, और दही के साथ थोड़ा सा गुड़ ले लो, गुड़, शक्कर या खजूर खाओ तो दही कफनाशक हो जाएगा, कफ कोल्ड नहीं बढ़ेगा। और दही खट्टा मत खाना, ये थोड़ा चेंज लाना। और कुछ लोग क्योंकि सर्दियों में भूख लाजमी बढ़ जाती है तो ज़्यादा खा लेते हैं। ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग और फास्ट ईटिंग ये तो कभी नहीं करनी चाहिए। और जो पित्त प्रकृति वाले हैं उनको बहुत ज़्यादा फिर गर्म चीज़ें खा लेते हैं ना, तो पित्त बढ़ जाता है। तो पित्त प्रकृति वालों को गर्म मसाले भी कम मात्रा में खाने चाहिए। कफ प्रकृति वालों को तो थोड़े दिन फिर बचना पड़ेगा, घी ज़्यादा नहीं खाना, 1-आधा चम्मच जो छोंक में लगाते हैं, उसके अलावा जो बहुत ज़्यादा घी खाते हैं ना। और ठंडा पानी तो कतई नहीं पीना। कफ प्रकृति वालों को तो मुलैठी, दालचीनी या श्वासारी का पानी, या जैसे मैंने बताया था ना, थोड़ा तुलसी, थोड़ी हल्दी, थोड़ा अदरक, थोड़ा पान पत्र, थोड़ा सा उसमें वासा, बनफसा और थोड़ा नींबू। नींबू कफ को दूर करता। आंवला, ये भी बढ़िया है। आंवले का बाहर है च्यवनप्राश, आजकल तो आंवले की आंवले। चटनी, आंवला पानी में डाल देते। हाँ, पानी में डाल के रखो, कफ नहीं बढ़ेगा। ऐसी छोटी छोटी उपाय करने चाहिए। लोग अपने खान पान में ना, तो जिनको कफ की प्रकृति है उनको ठंडा पानी, वात की प्रकृति को वालों को भी ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। अब ठंडा पानी मना। अब लोग ना, मैंने यूरोप में देखा, अरे बावड़ो, चिल्ड वाटर, आइस वाटर, और फिर वो कोका कोला, पेप्सी, उसमें आइस डालते हैं, और फिर दारू वाइन भी आइस डाल लोगों का खाने पीने। स्वामी आइसक्रीम जी, खाएंगे, बोल ठंड ठंड को मारती है। अरे तेरा इधर से चक्का जाम हो रखा है। स्वामी जी, मेरी फेफड़ा घड़ी की जाम सुई कह रही होता कि है। हमें अब आगे बढ़ना चाहिए रामबाड़ की तरफ। तो ज्योत्सना और पूजा की जिम्मेदारी अब ये है कि वो प्राणायाम के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, और हम लोग स्वामी जी आगे बढ़ते हैं। और अब है वक्त रामदेव के रामबाड़ का। स्वामी जी, क्या खास है आज रामबाड़ में, क्या तैयारी कर रखी है आपने? आज मैंने बहुत जबरदस्त तैयारी की है। एक तो यह है, देखो, ये पान की बेल घर में लगाओ। जैसे गिलोय की बेल तो हमने बता दी, ऐसे ये पान की बेल ना, ये हर घर में लगनी चाहिए। गमले में लग जाती है, अपने बालकोनी में लगा लेना। और फिर क्या करना, फिर देखो, पान के पत्ते में ये पान का पत्ता ले लो और उसमें थोड़ा सा ये गुलकंद लगा लो। हाँ, पान के पत्ते में गुलकंद लगाया
इसमें एक काली मिर्च, थोड़ी सी सौंफ और एक इलायची डाल दो, ऐसे ही छिलके सहित ही डाल दो। और इसमें थोड़ा सा लौंग डाल दो और ऐसे इसको लपेट करके और ऐसे मुंह में रख लो। इतना बढ़िया लगता है, गला एकदम साफ हो जाता है। अकेले पान का पत्ता, मैंने बोला था पान का पत्ता, अब सर्दियों में ये पान का पत्ता डाल दो। पान के पत्ते के साथ इसके अंदर आप डाल सकते हो बासा। बासा दो तरह का होता है, काला बासा है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है बासा। इसमें थोड़ी सी हल्दी, अदरक, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े। ये मैंने पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी से सीखा, उनकी भी थोड़ी कफ प्रकृति है, तो ये थोड़ा अदरक और थोड़ी सी हल्दी, हल्दी कम डालना नहीं तो थोड़ा स्वाद थोड़ा अलग सा हो जाता है। थोड़ी सी अदरक ये डाल करके, थोड़ी हल्दी, थोड़ा सा अदरक, थोड़ी तुलसी के पत्ते डाल देना। ये तुलसी देखो, ये श्यामा तुलसी है, बड़ी अच्छी होती है। ये तुलसी के पत्ते डाल दिए। इसमें एक दो इलायची, थोड़ी सी सौंफ, थोड़ी सी लौंग, थोड़ी काली मिर्च, ये सब डाल करके और इस पानी को बिना छाने इस पानी को अब थर्मस में भर के रख लेना और दिन भर ये पानी पीते रहना। कफ कोल्ड खत्म, दिन भर एनर्जी रहेगी, शरीर में गर्माहट रहेगी, सर्दी जुकाम कतई नहीं होगा। इसको ऐसे थर्मस में डाल के रख लें और उसका थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना और सेहतमंद रहना। तो ये सर्दी से बचाने वाला नुस्खा एक आपको बता दिया। ऐसे रोज एक एक नुस्खा सर्दी से बचाने का आपको बताते रहेंगे। तो आज का रामबाण बहुत ही बहुत शानदार। पान का स्वाद भी बहुत जोरदार आ रहा है। पान की दुकान वाले थोड़ा नाराज जरूर हुए होंगे, घर घर पान की बेल लग जाएगी। स्वामी जी अब आगे बढ़ते हैं, अब वक्त है योग पंचायत का। स्वामी जी जो आपने चुनौती दी थी योग की, वो बहुत सारे दर्शकों ने कबूल की और बहुत सारे वीडियोस हम तक आए हैं। कुछ चुनिंदा वीडियोस आपको दिखाते हैं। मुंबई से तस्वीरें आई हैं स्वामी जी, फतेहाबाद हरियाणा से ये तस्वीरें देखिए, बच्चे हैं ये स्कूल के, ये अभ्यास कर रहे हैं। पंढरपुर महाराष्ट्र से ये तस्वीरें आई हैं। जगह जगह योग पंचायत लग रही। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से वहाँ भी योग पंचायत लगी और अब तो 5 से बढ़कर 10, 20, 50 लोग जो है योग पंचायत लगा रहे हैं। अब आपको स्वामी जी बेस्ट वीडियो दिखाते हैं और विजेता से मिलवाते हैं। नागौर राजस्थान से बेस्ट वीडियो आया। इशिता वैष्णव ने ये तस्वीर भेजी है। घर की बालकनी में ये पूरा परिवार, हर उम्र के लोग इसमें शामिल हैं। इशिता के लिए जोरदार तालियां भाई। जोरदार ऐसे ही घर घर में लोग योग करें। योग में भारत, योग में विश्व बन रहा है। तो कल का चैलेंज हम दे रहे, बड़ा इजी चैलेंज है। 10 बार छलांग लगा करके बैठक लगानी, दंड बैठक लगाओ, ठंड भागाओ। तो चलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जो उछल उछल के ना लगा सके ऐसे ही लगा लेना। तो ये 10 सेकंड में 10 बैठक लगानी है, विजेता बनना है, योद्धा बनना है। 10 सेकंड में 10 बैठक लगाइए, एक वीडियो बनाइए और इंडिया टीवी पर आने का मौका पाइए। और साथ में अगर स्वामी जी की तरफ से आपको उनका दस्तखत किया हुआ प्रशस्ति पत्र मिल गया तो कहना ही क्या है, आपकी हॉल जो है घर का, उसकी जीनत बढ़ाएगा। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। प्रणाम स्वामी जी, पुरस्कार मिलेगा, गिफ्ट हैम्पर भी मिलेगा।